अच्छी और बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंसान की ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जिन्हें आजीवन भुला पाना संभव नहीं होता। शेखर ने कड़ी मेहनत करके एक अच्छा मुकाम तो हासिल कर लिया, पर उसका प्यार उसे न मिल सका। शेखर इस नए शहर में ज़िंदगी की नई शुरुआत करने आ पहुंचा। आईएएस पूरी करने के बाद उसकी पत्नी की पोस्टिंग इसी शहर में हुई। वैसे भी अमृतसर आकर वह काफ़ी खुश था। इस शहर में वह पहली बार आया था, पर उसे ऐसा लगता था कि वह अरसे से इस शहर को जानता है। आज वह बाजार की तरफ निकला ताकि अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सके। अचानक एक डिपार्टमेंटल स्टोर में शेखर को एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। हाँ, वह संगीता थी और साथ में था शायद उसका पति। शेखर गौर से उसे देखता रहा। संगीता शायद उसे नहीं देख पाई, या फिर जानबूझकर उसने देखकर भी अनदेखी कर दी। वह जब तक संगीता के करीब पहुंचा, संगीता स्टोर से निकलकर अपने कार में जा बैठी और चली गई। शेखर उसे देखकर अतीत में खो गया। नया नया शहर, नया कॉलेज, शेखर के लिए सब कुछ अपरिचित और अजनबी था। वह क्लास में पीछे वाली बेंच पर बैठ गया। कॉलेज की चहल पहल उसे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ तो पुस्तकें ही उसकी साथी थी। वह बस मन में उठे भावों को कागज़ पर उतारता और स्वयं ही उन्हें पढ़कर काफ़ी खुश होता। कॉलेज के वार्षिक सम्मेलन में जब उसकी कविता को प्रथम पुरस्कार मिला, तो वह सबका चहेता बन गया। प्रोग्राम खत्म होते ही एक लड़की उससे आकर बोली, बधाई हो, तुम तो छिपे रुस्तम निकले। इतना अच्छा लिख लेते हो, तुम्हारी रचना काफ़ी अच्छी लगी, इसकी एक कॉपी दोगे? शेखर तब उसके आग्रह को टाल न सका। उसने पहली बार गौर से उसकी खूबसूरती को निहारा। गोरा रंग, गुलाबी गाल, मद भरे तथा मुस्कुराते अधर, और सबसे खूबसूरत लगी उसकी आंखें। उसकी आंखें बिना काजल के ही कजरारी लगी। आंखें शौक और शरारत भरी थी। शेखर ने तो उसकी खूबसूरती को शब्दों में कैद कर गीत का रूप दे डाला, और संगीत का खिलखिलाहट ने उसके गीत को संगीत का रूप दे डाला। पर यह सब तो कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा था। संगीत के स्वर में एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा जादू दिखा। शेखर जीवन में हमेशा बड़े और सुनहरे सपने देखता रहता। पढ़ाई और लेखन बस दो ही तो उसके साथी हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में पला बड़ा शेखर हमेशा यही सोचता कि खूब पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनूं और सबकी झोली खुशियों से भर दूं। शेखर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा अध्ययन कर रहा था, तभी संगीता उसके सामने आकर बैठ गई। शेखर को यह ठीक नहीं लगा। उसे पढ़ाई के दौरान किसी का डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता था। संगीता का धीरे धीरे गुनगुनाना उसे अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से से उठा और जोर से पुस्तक बंद कर चल पड़ा। तभी एक मधुर खिलखिलाहट उसे सुनाई पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो संगीता शरारत भरी मुस्कान हंस रही थी। गुस्सा तो कम हो गया, पर अपने अहंकार में डूबा शेखर चला गया। दूसरे दिन भी वह लाइब्रेरी में बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था, पर आज उसके मन में अजीब हलचल मची थी। उसे बार बार ऐसा आभास होता कि संगीता आकर बैठेगी। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ उड़ जाती। थोड़ी देर बाद संगीता आती दिखाई पड़ी, पर आज वह किसी और टेबल पर बैठी। तब शेखर चाहकर भी कुछ न कर पाया, पर आज उसका मन पढ़ने में नहीं लगा। फिर उसने उठकर गुस्से में पुस्तक बंद कर दी। वह लाइब्रेरी से उठकर जाने लगा, लेकिन तभी संगीता उठकर सामने आ गई और उसे घूर घूर कर ऊपर से नीचे तक निहारती रही और मुस्कुराती रही। यह देखकर शेखर का पारा चढ़ने लगा। संगीता तब बहुत ही सहज भाव से बोली, सरस्वती का अपमान करना ठीक नहीं। जब पुस्तक की कद्र करोगे तभी तो मंजिल मिलेगी। मैं ईर्ष्या से नहीं मुस्कुराई, बल्कि तुम्हारी नादानी पर मुझे हंसी आ जाती है। वैसे सदा मुस्कुराते रहना ही मेरी फितरत है। फिर थोड़ा सीरियस होकर उसने आंखों में आंखें डालकर इस कदर देखा कि शेखर चुपचाप पीछे खिसकता चला गया और संगीता आगे बढ़ती रही। अंततः शेखर दोबारा उसी बेंच पर बैठ गया और संगीता भी सामने बैठ गई। दोनों बस खामोश रहे। शेखर संगीता के इशारे पर पुस्तक खोलकर पढ़ने लगा और संगीता पुस्तक खोलकर मुस्कुराने लगी। शेखर संगीता की समीपता भी चाहता और उससे बात करने में घबराहट भी होती। कॉलेज के कुछ लोग संगीता की सुंदरता के इस कदर दीवाने थे कि शेखर उन्हें खटकने लगा। शेखर को उनकी नफरत भरी नज़रों से डर लगने लगा। वह कभी कभी सोचता कि क्या वह संगीता को कभी पा सकेगा या नहीं। शेखर कॉलेज के गार्डन में अकेला बैठा विचारों में खोया था। तभी वहाँ संगीता आ पहुंची। वह एकदम करीब बैठ गई और उल्हाने भरे स्वर में बोली, मैं लाइब्रेरी का चक्कर लगा कर आ रही हूँ। लगता है आज पढ़ने का मन नहीं, लिखने का मूड है, तभी गार्डन में आकर बैठे हो। शेखर जिसकी याद में खोया था, उसका करीब आना उसे अच्छा लगा। संगीता ने तब बैग खोलकर टिफिन बॉक्स निकाला और शरारती अंदाज में बोली, आप मुंडे, आलू दे पराठे खाएं, तेरी तबीयत चंगी हो जाएगी।
जब मूड होता तो संगीता अपनी मातृभाषा पंजाबी बोलती, तब शेखर वाकई में खुलकर हंस पड़ा। उसके सामने जब संगीता ने टिफिन बॉक्स खोला तो पराठों की महक सूंघकर ही शेखर खुश हो गया। दोनों ने जी भरकर पराठे खाए। पराठे खाने के बाद संगीता बोली, चलो अब लस्सी पिलाओ। शेखर सकुचाते हुए बोला, अभी क्लास शुरू होने वाली है, लस्सी कल पी लेंगे। संगीता बेधड़क बोली, बड़े कंजूस बाप के बेटे हो यार, लस्सी पीने का मन आज है और तुम अगले जन्म में पिलाने की बात करते हो। मेरी कुछ कद्र है कि नहीं? अभी यदि एक आवाज़ दूं तो लस्सी की दुकान से लेकर यहाँ तक लस्सी लिए लड़कों की लाइन लग जाए। शेखर फिर मुस्कुरा कर रह गया। संगीता टिफिन बॉक्स समेटती हुई बोली, ठीक है, चलो मैं ही पिलाती हूँ, मेरा बाप बड़े दिल वाला है, मिलिट्री ऑफिसर है, एक बार पर्स में हाथ डालते हैं और जितने नोट निकल कर आते हैं वो मुझे दे देते हैं। किसी की इच्छा पूरी करना सीखो शेखर, बस किताबी कीड़ा बने रहते हो। लाइफ ऑलवेज नीड्स सम चेंज। ठीक है, चलो पिलाता हूँ लस्सी, अब भाषण देना बंद करो। शेखर आग्रह भरे स्वर में बोला, मुझे नहीं पीनी है अब लस्सी। संगीता मुस्कुराते हुए बोली, जिसने पी तेरी लस्सी वह समझो फंसी, मैं तो नहीं ऐसी। फिर कॉलेज कंपाउंड से निकलकर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। चौक पर ही लस्सी की दुकान थी। कुर्सी पर बैठते ही संगीता ने एक लस्सी का ऑर्डर दिया। शेखर तब कौतूहल भरी दृष्टि से संगीता को निहारने लगा। संगीता ने टेबल पर सर्व किए गए लस्सी के गिलास को देखकर शेखर की तरफ देखा और जोर से हंस पड़ी। शेखर धीरे धीरे उसकी शौकी और शराफत से वाकिफ हो गया, अतः वह लस्सी के गिलास को न देखकर दुकान की छत की ओर निहारने लगा। संगीता ने उससे चुटकी बजाते हुए कहा, शेखर, लस्सी इधर टेबल पर है, आसमान में नहीं, ऊपर क्या देख रहे हो? उसने आवाज़ देकर मैनेजर को बुलाया। उसके करीब आते ही वह उस पर बरस पड़ी। इस टेबल पर कितने लोग बैठे हैं? 2, मैनेजर ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। फिर लस्सी एक ही क्यों भेजी? तुम्हारे आदमी को समझ में नहीं आता है। संगीता के तेवर गर्म हो गए। मैनेजर गरजते हुए बोला, अरे ओ मंजीते, तेरा ध्यान किधर है? कुड़ी का ख्याल कर और एक लस्सी ला। मंजीत कहना चाहता था कि मैडम ने एक ही ऑर्डर दिया, पर कह न सका और उसे काफ़ी डांट पड़ी। शेखर को यह सब पसंद नहीं आया। वह संगीता से नाराज़गी भरे लहजे में बोला, तुमने ऑर्डर तो एक ही लस्सी का दिया था, फिर उसे डांट क्यों खिलवाई? संगीता शरारती भरे लहजे में बोली, तुम्हें इतना बुरा क्यों लगा? वह तुम्हारा सगा है क्या? तुमको मालूम है मैं जब भी अकेले लस्सी पीने आती हूँ तो वह मुझे घूर घूर कर देखता है, लस्सी देर से देता है या फिर स्पर्श के लिए लस्सी हाथ में पकड़वाने की कोशिश करता है। आज उसे सबक मिला, अब लस्सी पियो और दिमाग बिल्कुल कूल करो। शेखर ने लस्सी पीते हुए कहा, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि लोग तुम्हें निहारे बिना रह नहीं सकते। फिर चौराहे पर खड़ा करके नोच डालो ना मुझे। यह समाज तुम मर्दों का है ना, खूबसूरत होना क्या गुनाह है? संगीता गुस्से में बोली। शेखर तब उसे बहलाने के ख्याल से बोला, अरे लस्सी पीकर लोग कूल होते हैं, पर तुम तो गर्म हो रही हो। फिर शांत मन से संगीता लस्सी पीते हुए बोली, अगर मेरा वश चले तो तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए लड़की बना दूं, तब तुम सबकी नज़रों को अपने पर देखो, उनके चेहरे के भाव समझो, उनकी नीयत पहचानो, क्योंकि अभी तो तुम्हें सिर्फ कजरारे नयन और मधुर मुस्कान नजर आती है। शेखर एक कड़वी सच्चाई को सुनकर एकदम चुप हो गया। कई दिन से संगीता कॉलेज में नजर नहीं आई। शेखर काफ़ी परेशान हो गया। न कॉलेज में, न घर में, न अकेले में, कहीं भी उसका दिल न लगता। किसी तरह उसकी एक सहेली से पता चला कि वह बीमार है और नर्सिंग होम में भर्ती है। वह दौड़ पड़ा नर्सिंग होम की ओर। काफ़ी रात हो चुकी थी। संगीता बेड पर लेटी थी। नर्स से पता चला कि वह अभी दवा खाकर सो गई है। कई रात से वह सो न सकी। नर्स शेखर की बदहवासी देख पूछ बैठी, जगा दूं क्या? पर शेखर का अंतर्मन बोला, सोने दो, मेरी जान को कितनी हसीन लग रही है। नींद में भी चेहरे पर मुस्कान थी। उसने नर्स को एक गुलदस्ता और एक छोटी डायरी देकर कहा, जब संगीता नींद से जागे तो उसे दे देना। आपका नाम? नर्स ने पूछा। कहना तुम्हारा मीत आया था, कल फिर आऊँगा। वह दूसरे दिन भी गया। पता चला कि संगीता को एक्सरे रूम में ले जाया गया है। वहाँ उसके मम्मी पापा और काफ़ी रिश्तेदार आ गए हैं। अब शेखर को रुकना उचित नहीं लगा। उसने दोबारा फल, रजनीगंधा के फूल और मैगजीन सब नर्स को सौंपते हुए कहा, मेरा कॉलेज का वक्त हो गया है, ये सब उसे दे दीजिएगा और कह दूंगी तुम्हारे मीत ने दिया है। नर्स ने मुस्कुराते हुए वाक्य पूरा किया और शेखर भी मुस्कुराते हुए लौट गया। 2 दिन बाद शेखर दोबारा हॉस्पिटल आया। संगीता आदमी बेड पर बैठी थी। शेखर को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल पड़ी। शेखर बेड के करीब आकर बोला, सॉरी, मैं 2-3 बार आया, पर संगीता बीच में ही बोल पड़ी, मुझे सब मालूम है। यह डायरी, यह फल, रजनीगंधा के फूल सब मेरे मीत के ही हैं। वैसे भी मैं तुमसे सदा अकेले में ही मिलना चाहती हूँ। भीड़ में अगर तुम न मिले तो अच्छा है। वैसे भी मम्मी डैडी तुम्हें लाइक नहीं करते, वे धर्म के पक्के अनुयायी हैं। शेखर उसकी खैरियत जानना चाहता था। संगीता मुस्कुराते हुए बोली, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा फीवर हुआ था,
तुम्हें बहुत परेशानी करती रहती हूँ ना, इसलिए भुगतना पड़ा। पर तुम्हारी बीमारी की खबर सुनकर तो मेरी नींद ही उड़ गई, शेखर चिंता भरे लहजे में बोला। संगीता तब इठलाती हुई बोली, नींद के मामले में मैं बहुत लकी हूँ। जहाँ भी रहूँ सोने से पहले जिस आखिरी इंसान से मेरी मुलाकात होती है वह हो तुम। बस आंखें बंद कर लेती हूँ और सो जाती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मस्त नज़रों से मुझे निहारा। शेखर ने भी तब भावुकता में बहते हुए कहा, मैं सुबह उठकर सबसे पहले बंद आंखों से जिसका चेहरा देखता हूँ वह हो सिर्फ तुम। बातों ही बातों में संगीता ने बताया, आज सुबह ही मम्मी पापा आए थे। डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने को कहा। दरअसल वे लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ फंक्शन में गए हैं, सुबह मुझे लेने आएंगे। मतलब एक रात और तुम्हें मरीज बनकर यहाँ रहना पड़ेगा, शेखर ने कहा। नहीं, अब तुम आ गए हो ना, अब डॉक्टर से इजाज़त ले लेती हूँ, पेपर वगैरह सब तैयार है। पर डॉक्टर पूछेगा कि कौन लेने आया है तो क्या बोलोगी, शेखर ने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ, बोलूँगी कि मेरी सगी बहन के सगे भाई के जीजाजी आए हैं। मतलब, शेखर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मतलब तुम समझो, मैं चली डॉक्टर से मिलने। संगीता फौरन डॉक्टर से इजाज़त लेकर आ गई और अपना सब सामान समेटने लगी। फिर शेखर ने बैग उठाया और दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल पड़े। रिक्शा बुलाने से पहले ही संगीता ने पूछा, कहाँ चल रहे हैं? तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा और मैं उसी रिक्शे से वापस आ जाऊंगा, शेखर ने सहज भाव से कहा। नहीं, कहीं घूमने चलो ना, संगीता का आग्रह भरा स्वर था। अभी तुम्हारी तबीयत नाजुक है, चुपचाप घर चलो, शेखर ने समझाते हुए कहा। चलो, अच्छा लस्सी पिला दो, संगीता बच्चे की तरह जिद करती हुई बोली। शेखर तब भड़क गया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, अभी फीवर से उठी हो और ठंडा। संगीता तपाक से बोली, जब तक तुम नहीं मिलते दिमाग ठीक रहता है, अगर मैं कभी न मिलूं तब तो तुम बिल्कुल ठीक रहोगी, शेखर ने जानबूझकर ऐसा सवाल किया। तब संगीता घबराते हुए बोली, अरे ऐसा सोचना भी मत, वरना तुम आगरा में मुमताज़ का ताजमहल निहारते रहोगे और मैं आगरा के पागल खाने में रहूंगी। वैसे भी आजीवन साथ रहना मुश्किल है, मेरे डैडी बहुत ही सख्त है, कुछ लम्हे तो जी लूँ। शेखर उसकी बक बक से तंग आकर बोला, प्लीज़ अब रिक्शे में बैठो, रास्ते में थोड़ी देर जूली पार्क में बैठेंगे, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद दोनों जूली पार्क में थे। शाम गहरा गई थी, सूरज की लालिमा अंतिम चरण में थी, अतः अंधकार गहराता जा रहा था। शेखर पेड़ से टिक कर बैठा और संगीता उसकी गोद में सिर रखकर लेट गई। शेखर की उंगलियां संगीता की काली घनी जुल्फों से अटखेलियां करने लगी। शेखर बिना बोले अपनी नई रचना सुनाता रहा और संगीता उसकी गोद में सुकून से सोती रही। वह वाकई में सो जाती, लेकिन शेखर ने उसे जगाते हुए चलने को कहा। दोनों दोबारा रिक्शे में बैठ गए। आज संगीता काफ़ी खुश थी, उसका सारा रोग ही काफूर हो गया था। शेखर भी संगीता से मिलने के बाद खुद को काफ़ी तरोताज़ा महसूस करने लगा था। शेखर ने संगीता को उसके घर के सामने ड्रॉप करने के लिए रिक्शा रुकवाया। उसे सामने संगीता के मम्मी पापा दिखे। उनकी आंखों में उसे भरपूर आक्रोश और नफरत दिखी। कुछ कहने से पहले ही संगीता के पापा आगे बढ़ने लगे और उसकी माँ ने उन्हें रोक लिया। संगीता भी माहौल को देखते हुए बिल्कुल खामोश रही और रिक्शे से उतरकर चुपचाप घर के अंदर चली गई। शेखर का रिक्शा आगे बढ़ गया। रास्ते में मजाक में कहीं संगीता की बात शेखर को बार बार कचोटती रही कि कहीं दोनों का प्यार धर्म में भेंट न चढ़ जाए। दूसरे दिन शेखर डरते डरते संगीता के घर के सामने गया। संगीता के पड़ोसियों से पता चला कि सभी लोग पंजाब चले गए हैं। शेखर बस ठगा सा रह गया। शेखर उन्हीं खूबसूरत लम्हों के सारे जी रहा था, पर आज अचानक संगीता से मुलाकात, उसके पति का सामीप्य, उसकी उपेक्षा, थोड़ी देर के लिए वह उदास हो गया, लेकिन गुजरे हुए खूबसूरत लम्हों के संग जीने की उसकी चाह कम न हुई। उसके पास अब रह गई थी बस संगीता की यादें और कुछ खूबसूरत लम्हे।